नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। 70 बीपीएससी मेंस को लेकर तीसरा ये रिवीजन वीडियो होगा, जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। 9-10 टॉपिक तो इस वीडियो में भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। जिनका 71 बीपीएससी है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि GS2 तो उनका भी सेम ही है। और मैक्सिमम टॉपिक जो है स्टैटिक है, हाँ उसमें करंट ज़रूर मैंने ऐड ऑन किया है, लेकिन मैक्सिमम टॉपिक आपका स्टैटिक पोर्शन ही होगा। शुरू करते देखते कौन कौन सा टॉपिक है, और उसको जल्दी से 1 घंटे का वीडियो होगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं। एंड करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे ही टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से सवाल बन सकते हैं। आप टॉपिक देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। देखिए कौन से टॉपिक है। पहला टॉपिक है आज का, बिहार में कृषि है। बिहार में एग्रीकल्चर का टॉपिक है। कल आपको मैंने बताया था, कल ये टॉपिक रह गया था। बिहार को कृषि जोन में बांटा गया है, किस प्रकार से बांटा गया है, क्यों बांटा गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये 67th में भी पूछा गया था, 69th में भी पूछा गया था। बिहार पर्यटन 69th में पूछा गया है, और उससे पहले ही पूछा गया। बिहार में बाढ़ पढ़ेंगे, गरीबी पढ़ेंगे, बेरोजगारी पढ़ेंगे, SDG पढ़ेंगे, बिहार की स्थिति को समझेंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट को भी पढ़ेंगे, वन स्थिति रिपोर्ट और बिहार की स्थिति को भी पढ़ेंगे, क्योंकि 2024 के दिसंबर में इसको रिलीज किया गया है। हाल फिलहाल का ही टॉपिक है ये। नदी प्रदूषण को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे हम लोग? क्योंकि दिल्ली में जब इलेक्शन हुआ तो यमुना नदी का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा चर्चा में था, इस कारण से इस टॉपिक को भी हम लोग पढ़ेंगे। कई सारे बच्चे PDF का हल्ला मचाते हैं। देखिए PDF तो आपको मिल ही जाता है, मैं दे देता हूँ ग्रुप में, सभी जगहों पर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको PDF मिल जाता है। तो PDF से भी पहले आप वीडियो को देखकर सुनेंगे, तो सुन करके याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए सुन करके पहले याद कीजिएगा, देन आप PDF से पढ़ सकते हैं। अगले दिन PDF दे ही देता हूं मैं। देखिए अब पहला टॉपिक आज का क्या है। बिहार में कृषि क्षेत्र यानी कि कृषि जोन, वर्तमान स्थिति, समस्याएं, समाधान और सरकार के प्रयास पर में डिटेल ये नोट्स होगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं तो सबसे पहले इंट्रो में आप किस प्रकार से लिखते हैं, वही इंट्रो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर निर्भर है। या इसके जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं, कोई बहुत ही शानदार सा फैक्ट दे दीजिए, जैसे हाल ही में बिहार मशरूम उत्पादन में देश का पहला राज्य बन गया है। बिहार में हमेशा से ही एग्रीकल्चर का, कृषि का अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा योगदान रहा है। अच्छा खासा की जगह पर लिख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, और उसके बारे में निम्नलिखित पॉइंट्स हैं। इस प्रकार से आप इंट्रो बना सकते हैं। कुछ ऐसे आश्चर्यजनक फैक्ट या कुछ ऐसे रोचक फैक्ट जो आपके इंट्रो को शानदार बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। राज्य की लगभग 70 से 80% आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि संबद्ध गतिविधियों में जुड़ी हुई है, और कृषि के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, लेकिन बिहार की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कृषि पर डिपेंडेंट भी है। पिछली बार सवाल पूछा गया था, काफ़ी कठिन सवाल पूछा गया था, एग्रीकल्चर जोन से पूछा गया था। बिहार को अलग अलग एग्रीकल्चर जोन में बांटा गया है। तो क्यों बांटा गया है, आपसे मैं पूछूँ, आपका मेंस है 20 दिन बाद, मैं आपसे आज पूछता हूँ कि बिहार को एग्रीकल्चर जोन में क्यों बांटा गया है। मेंस देने जा रहे हैं ना। बंदोपाध्याय समिति क्या है? सच्चर कमेटी क्या है? मैं डरा नहीं रहा हूं। सच्चर समिति क्या है? बंदोपाध्याय समिति किससे संबंधित है? मेंस देने जा रहे हैं आप लोग। बंदोपाध्याय समिति दरअसल बिहार में भूमि का आवंटन से जुड़ा हुआ है, कि भूमि को फिर से नाप करके सही तरीके से आवंटित किया जाए, और भूमि सुधार व्यवस्था को लागू करने के लिए बंदोपाध्याय समिति गठित किया गया था बिहार में। अलग से पढ़िएगा इसको देख करके। सच्चर समिति पता ही है, माइनॉरिटी के कंडीशन को लेकर गठित किया गया था। सच्चर समिति ने मुस्लिमों से जुड़े हुए इशू पर कई सारे चीज़ों पर हमें सुझाव दिया, और उसे सुधार करने के लिए हमारे पास सुझाव दिए गए थे सच्चर समिति के द्वारा। सच्चर समिति क्यों चल रहा है आजकल? वक्फ बोर्ड के कारण से। वक्फ बोर्ड का एक्ट आया है, आज राज्यसभा में पारित किया जाएगा उसको। कल लोकसभा में पारित हो गया है, आज राज्यसभा में पारित हो जाएगा। तो सच्चर समिति पढ़ करके जाना सही रहेगा आपके लिए, एक बार उल्टा जरूर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, कृषि जोन में क्यों बांटा गया, जरा इसको डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कृषि क्षेत्रों का विभाजन। बिहार की मिट्टी, वर्षा, तापमान, भू आकृति के आधार पर 4 एग्रीकल्चर जोन में बिहार को बांटा गया है। प्रीलिम एग्जाम में भी पूछा गया है कितनी बार कि कौन कौन से एग्रीकल्चर जोन में कितने जिले आते हैं, इसके बारे में पूछा गया। बिहार में कृषि क्षेत्र में बांटने का उद्देश्य राज्य के विविध भौगोलिक, जलवायु और मिट्टी की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए किसके किसके आधार पर हमने बांटा, तो वर्षा, तापमान, भूगोल, जलवायु और मिट्टी के आधार पर हमने बिहार के जो एग्रीकल्चर है उसको 4 जोन में बांटा।
पहला, भौगोलिक और जलवायु विविधता। बिहार में गंगा के मैदानी क्षेत्र, कोसी, गंडक, बाढ़ प्रभावी क्षेत्र, दक्षिण पठारी क्षेत्र मौजूद हैं, जो बिहार की भौगोलिक स्थिति को दिखाता है। क्यों बांटा गया है, क्यों अलग अलग जोन है, जोन पर हम आएंगे, पहले कारण को समझ लीजिएगा। वर्षा का अंतर है, अगर आप बिहार का मैप देखेंगे तो इस क्षेत्र में अधिक वर्षा है, यहाँ पर कम वर्षा है, यहाँ पर कम वर्षा है, यहाँ पर आपको कम वर्षा तुलनात्मक रूप से दिखेगा। तापमान अगर आप देखेंगे तो उत्तर में ठंडी जलवायु, दक्षिण में गर्म जलवायु है। उदाहरण के लिए क्षेत्र 2 कोसी क्षेत्र बाढ़ के कारण धान और जूट उपयुक्त हैं, जबकि क्षेत्र 3 गया में कम वर्षा के कारण दालें और तिलहन बेहतर तरीके से होती हैं। ये बिहार का मैप है। यहाँ पर आपको पानी वाले फसल अधिक दिखेंगे, जैसे मखाना, मछली, जूट और इस प्रकार के धान, ये सब खूब दिखेंगे। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको दलहन की फसलें अधिक दिखती हैं, तिलहन की फसलें अधिक दिखती हैं। इस विविधता के कारण से बिहार को अलग अलग एग्रीकल्चर जोन में बांटा गया। इसी प्रकार से मिट्टी में भी भिन्नता है, प्राकृतिक आपदाओं का भी प्रभाव है, कृषि उत्पादकता बढ़ाने की भी जरूरत थी और संसाधन के बेहतर उपयोग के लिए हमने इसको बांटा। सरकार की नीति और योजनाओं को भी हमें सही से लागू करना था, इसलिए हमने क्या किया, बिहार के एग्रीकल्चर जोन को 4 जोन में हमने बांट दिया। बिहार के एग्रीलैंड को हमने 4 जोन में बांट दिया। कौन कौन सा क्षेत्र है, अब तो पहले मैप बना लेते हैं। मैप बनाने के पश्चात इस प्रकार सवाल बिना मैप के नहीं लिखना है। उत्तर पश्चिम जलोढ़ का मैदान, उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया, ये जलोढ़ का मैदान, इसमें क्या क्या, तो धान, गेहूं, गन्ना। उत्तर पूर्वी जलोढ़ का मैदान जो अधिक वर्षा वाला है तुलनात्मक रूप से, इसमें क्या होगा, धान, जूट और मखाना। दक्षिण पूर्वी जलोढ़ का मैदान, ये दक्षिण पूर्व का हो गया, इसमें धान, गेहूं और सब्जियां। दक्षिण पश्चिम का जलोढ़ का मैदान, इसमें दक्षिण पश्चिम जलोढ़ का मैदान गेहूं, दालें और तिलहन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम वर्षा है, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर है, तो यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा है, उसके बाद यहाँ पर वर्षा है, फिर यहाँ पर वर्षा है। वर्षा के आधार पर, मिट्टी के आधार पर अलग अलग जोन में हमने बांटा है। ये सवाल पूछा गया था। पहला जोन है उत्तर पश्चिम जलोढ़ के मैदान। ये मेंस का डायरेक्ट सवाल है, लॉन्ग फॉर्मेट का है, आपके पास कंटेंट होना चाहिए, याद होना चाहिए। उत्तर पश्चिम में कौन कौन से जिले आएंगे, दोनों चंपारण ले लीजिए, गोपालगंज, बगल में सीवान, उससे नीचे सारण, उससे बगल में वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दिखेगा कि ये जो हिस्सा है, ये पूरा ही हिस्सा हमने ले लिया है। यहाँ गंगा से ऊपर करके ये पूरा हिस्सा हमने ले लिया है। मिथिलांचल के रीजन को छोड़ करके लगभग में सारा हिस्सा ले लिया। वैसे सीतामढ़ी भी मिथिलांचल के रीजन में ही आता है। ज़रा देख लीजिए इसमें और कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, एक बार फिर से देखिए। चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। मिट्टी जलोढ़ चूने के नोड्यूल्स के साथ में, वर्षा 1000 से 1200 मिलीमीटर, धान, गेहूं, मक्का और गन्ना। उत्तर पूर्वी में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर का एरिया आ गया। और यहाँ पर जलोढ़ कोसी और महानंदा नदियों से निर्मित है। यहाँ का मैदान 1200 से 1500 मिलीमीटर, यानी कि वर्षा अधिक होती है इसमें। मखाना का उत्पादन क्षेत्र 2 में ही सबसे ज़्यादा होता है। मान लीजिए प्रीलिम एग्जाम में आपसे पूछे कि बिहार के किस कृषि जोन में मखाना का उत्पादन अधिक होता है, पीटी में नहीं पूछ सकता है क्या, पूछेगा भाई, फिर आप बोलोगे कहाँ से पूछ लिया, यहीं से पूछा है। तो उत्तर पूर्वी जोन जो है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। दक्षिण पूर्वी जलोढ़ मैदान पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर आते हैं। इसमें 900 से 1100 मिलीमीटर ही वर्षा होती है। ताल की मिट्टी इसी में है, लाल पीली मिट्टी भी है इसमें। धान, गेहूं, दालें और सब्जियां उगती हैं। और चौथा जो जोन है दक्षिण पश्चिम जलोढ़ का मैदान है। इसमें बिल्कुल ही उधर वाले आ गए, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा और औरंगाबाद वगैरह सब आ गया। गया जिले भी इसी में शामिल हैं। और इसमें क्या क्या उत्पादित होता है, तो पुरानी जलोढ़ खारी मिट्टी, वर्षा 900 से 1000 मिलीमीटर। अब फसलें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन वगैरह ये सब उपजती हैं। बिहार की प्रमुख फसलें लिखी हुई है, प्रमुख मौसम लिखा हुआ है। तो खरीफ, रबी और जायद 3 मौसम होता है। खरीफ मई से अक्टूबर तक चलता है, मई से अक्टूबर तक। अक्टूबर नवंबर धान की फसलें कट जाती हैं, दिसंबर तक जाते जाते सारी कट जाती हैं, दैन गेहूं पर हम लोग जाते हैं। रबी नवंबर से अप्रैल, अभी जैसे अब अप्रैल में, अप्रैल में अभी अब रबी की फसलें कटनी शुरू हो जाएंगी। गेहूं, इसमें गाँव में बहुत ही धूल वाला मौसम होता है क्योंकि थ्रेसर चल रहा होता है चारों तरफ, याद कीजिए। गर्मी का मौसम होता है, खेतें बिल्कुल सूखी हुई होती हैं, मिट्टी बिल्कुल कठोर हो जाता है इस समय में। फिर हम बारिश का वेट करते हैं। तो ये वही मौसम है जिसमें रबी की फसलें कटती है। रबी की फसलों की खासियत ये होती है कि बोया जब जाता है उनको तब ठंड का समय होता है, और जब काटा जाता है उनको तब गर्मी का मौसम होता है।
जायद मार्च से जून के बीच का मौसम होता है, इसमें सब्जियों और मक्कों का उत्पादन किया था। हालांकि मक्का जो है बारहमासी फसलों में आता है। अब बिहार के एग्रीकल्चर की वर्तमान स्थिति क्या है, करंट सिनेरियो क्या है बिहार के एग्रीकल्चर का। बहुत सारे डेटा आएंगे, कृपया करके डेटा को ध्यान से देखें। 21-22 में कृषि और संवर्धन क्षेत्रों का बिहार के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में योगदान लगभग 20 से 26% रहा है। पहला आंकड़ा जो मार देना है एग्जाम में कौन सा, 20 से 26% तक हमारे GSBA में कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों का योगदान रहा है अगर पूछा जाए तो। दूसरा हमें क्या मारना है, मान लीजिए 88.7% ग्रामीण आबादी नहीं याद रहता है, मान लीजिए नहीं याद रहता है, नहीं याद रहेगा, इतना सारा डेटा कैसे याद रहेगा। तो एग्जाम में क्या लिखें, नॉर्मलाइजेशन कर दीजिए जो आपके एग्जाम में किया गया BPSC के द्वारा कि भाई मोर देन 75% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर या उससे संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है। हो गया, सही है आपका, बिल्कुल सही जवाब है ना। इस प्रकार से कर सकते हैं, एग्जाम में ये सब चीज़ें काम आती है गुरु। उत्पादन धान गेहूं मक्का क्या उत्पादन याद रखना है, नहीं, मखाना का भी उत्पादन होता है। बिहार देश का चौथा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक, छठा सबसे बड़ा फल उत्पादक है, ये विशेष रूप से ध्यान में रखें। सिंचाई कुल खेती योग्य क्षेत्र 60 से 70% सिंचित क्षेत्र में आता है। स्रोत नहर, ट्यूबवेल, कुएं और तालाब से सिंचाई की जाती है। उत्पादकता, प्रमुख फसलों की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कम है, लेकिन हमारे यहाँ उत्पादकता धीरे धीरे बढ़ रही है। मशीनीकरण भी सीमित है, इस कारण से अधिक लोगों को रोजगार मिल पाता है यहाँ पर। अब समस्याएं क्या है, बिहार एग्रीकल्चर की समस्याएं आपसे पूछी जाएगी। एग्रीकल्चर से एक सवाल पूछा ही जाता है। एक स्टूडेंट ने एक सवाल भेजा था जो बड़ा ही अद्भुत सा सवाल था, जिसे पूछा गया था बिहार का कि 1991 के पश्चात से किस प्रकार से एग्रीकल्चर जो है वो चेंज हुआ है, किस प्रकार से चेंज हुआ है 1991 के पश्चात से। तो क्या आपको हर एक फसल का लिखना है, नहीं, आपको ये बताना है 1991 तक कैश क्रॉप जो होते थे, जिनको नगदी फसल कहा जाता था, उनका उत्पादन कम हो रहा था। लेकिन 1991 के पश्चात से कैश क्रॉप की मात्रा बढ़ी है, नगदी फसलों की मात्रा बढ़ी है, फसलों में विविधता आई है। फसलों में मतलब कि कृषि में विविधता देखी गई है, फसलों में विविधता, यानी कि एक से अधिक फसल अब उत्पादित हैं। और धान गेहूं को छोड़कर भी अलग जो उत्पाद हैं, जैसे मशरूम हो गया, सब्जियां हो गई, इनके उत्पादन का प्रचलन भी बढ़ा है। एक चीज़ का प्रचलन कम भी हुआ है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 1991 तक बिहार के मैक्सिमम चीनी मिलें उत्तर बिहार की चालू थीं, जिसके कारण से गन्ने की भरपूर मात्रा में उत्पादन होता था। लेकिन अब गन्ने का उत्पादन बहुत कम हो गया है, बहुत सीमित हो गया है। ये क्यों हुआ है, इसके पीछे भी यही कारण है कि चीनी मिलों के बंद होने के कारण से फसलों की उत्पादकता में एक परिवर्तन और आया है कि बहुत सारे फसल कैश क्रॉप वाले बढ़ गए हैं, वहीं गन्ना जो एक कैश क्रॉप है, नगदी फसल है, उसका जो उत्पादन है वो दिनों दिन कम हुआ है। ये भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको पैटर्न लिखना था, इसमें डेटा उतना सारा नहीं याद रहेगा, आपको पैटर्न लिख दीजिए, उसके पश्चात से वो सवाल आपका कंप्लीट होगा। तो इस तरह के सवाल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि सरप्राइज करने के लिए इस प्रकार के सवाल पूछ ले, ठीक है। प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ सूखा है एक समस्या, छोटी जोत है, सीमांत किसान अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। 1 हेक्टेयर यानी कि हेक्टेयर और बीघा अलग अलग होता है, हेक्टेयर ही याद रखिए। आधुनिक तकनीक और मशीनीकरण मुश्किल है इसमें, सिंचाई की कमी है, कम उत्पादकता है, संस्थागत ऋण की कमी है। आज भी किसान वगैरह गांव के सेठ साहूकारों से अधिक ऋण लेते हैं जो उनका शोषण कर सकते हैं। बुनियादी ढांचे की कमी है, जलवायु परिवर्तन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है बिहार के एग्रीकल्चर पर, ये तो आप आंखों से देख सकते हैं। जाएंगे आप, पिछले साल वर्षा 9 के बराबर में हुई है, जिसके कारण से फसलों का उत्पादन कम हो गया। वर्षा होती भी है तो क्या होता है, बेमौसम बरसात के कारण से और भी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती। समाधान प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, सिंचाई में सुधार कर सकते हैं हम लोग, जिसमें नहरों का आधुनिकीकरण, ट्यूबवेल को बढ़ावा दे सकते हैं, ड्रिप और स्प्रिंकलर का उपयोग कर सकते हैं। स्प्रिंकलर देखा है आपने, पानी छिड़काव करता रहता है, उसी को बोला जाता है। आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, जैविक खेती, मशीनीकरण, और एक टॉपिक मैंने पढ़ाया है नेचुरल फार्मिंग, पहले वीडियो में पढ़ाया था, नेचुरल फार्मिंग के द्वारा भी समाधान हो सकता है। भंडारण और बाजार हमारे पास होना चाहिए, जैसे कोल्ड स्टोरेज चेन होना चाहिए, गोदाम वगैरह होना चाहिए। कृषि उत्पादक संगठन FPO बनाकर बिचौलियों को हटा सकते हैं हम। ऋण और बीमा, सरकारी बीमा और सरकारी ऋण तक सबकी पहुंच होनी चाहिए। कृषि का विविधीकरण करना चाहिए, मखाना, लीची, सब्जी, फूल खेती को बढ़ावा देना चाहिए। जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा कृषि में, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, किसानों के ऊपर में बोझ कम पड़ेगा। सरकार ने क्या क्या किया है, कृषि रोड मैप जारी किया है। अंतिम जो कृषि रोड मैप है वो है 2023 से 2028, जिनका भी मेंस एग्जामिनेशन है। कृषि रोड मैप 4
इसके क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं, कृपया इसको अच्छे से अलग से पढ़ के जाइएगा। हो सकता है कृषि रोड मैप 4 ही आपसे पूछ ले और कुछ ना पूछे कि कृषि रोड मैप 4 2023 से 2028 के लिए हमने क्या क्या लक्ष्य रखे हैं। मैंने रिवाइज करवाया है, लेकिन ये टॉपिक अभी मैंने आज नहीं डाला है, आने वाले वीडियोज़ में देखूंगा। हालांकि अगला वीडियो मुझे GS1 का बनाना है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे हम लोग। बीज व उर्वरक, सिंचाई की योजना भी बिहार सरकार ने चलाया, हर खेत को पानी 7 निश्चय 2 के तहत, जो कल मैंने पढ़ाया है। कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान को भी बढ़ावा दे रही है। 38 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मखाना और लीची के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भी है। किसान कल्याण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये भी मिलता है। फसल बीमा योजना को भी बढ़ावा दे रही है। डिजिटल पहल भी ई कृषि पोर्टल भी बिहार सरकार ने बनाया है। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार पर्यटन की संभावनाएं, वर्तमान स्थिति, समस्या समाधान, सरकारी प्रयास। कौन सा टॉपिक है? बिहार पर्यटन। पिछले साल BPSC वालों ने बड़ा ही खतरनाक सा खेल खेला। उन्होंने इतना लंबा सवाल, जितने यहाँ पर डायमेंशंस लिखे हुए हैं ना, संभावना, पोटेंशियल कितना है, वर्तमान स्थिति क्या है, करंट सिनेरियो, प्रॉब्लम क्या आ रही है, समाधान क्या है, सरकारी प्रयास क्या है, इन सब को मिला के उन्होंने 7 नंबर में सवाल पूछ लिया था। अब मुझे बताइए ये 100 सवा 100 शब्दों में कहाँ से ये 7-7 8-8 डायमेंशन बच्चे लिखेंगे? तो बस की पॉइंट्स लिख के आ जाइएगा, कीवर्ड्स बस लिख के छोड़ दीजिएगा। पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने सेट किया था, तो ये भी उन्होंने किया है। क्यों हुआ? और ऐसा केवल एक ही सवाल में नहीं हुआ था, ऐसा काफ़ी सारे सवालों में हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन स्वैप हो गया होगा, कि शॉर्ट आंसर कई सारे लॉन्ग में आ गए थे और लॉन्ग वाले स्वैप शॉर्ट में चले गए थे। तो इस तरह के आप सरप्राइज़ के लिए भी तैयार रहें, जहाँ पर आपको लिखना बिल्कुल भी नहीं, बस चर्चा करके आ जाना है। बिहार पर्यटन की प्रचुर संभावनाएं हैं। क्यों 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 भाई? बहुत सारे धर्म है अपने यहाँ पर। जैन धर्म का जन्म हुआ, बौद्धिज्म से संबंधित है। सिख, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ है, गुरु तेग बहादुर आए थे वहाँ। उसके अलावा हिंदू धर्म तो है ही। उसके अलावा और क्या क्या है भाई? तो भौगोलिक विविधताएं हैं अपने यहाँ पर। दक्षिणी बिहार पठारी प्रदेश है, उत्तरी बिहार हिमालय के रीजन में पश्चिमी चंपारण छूता है। नदियों की भरपूर मात्रा है। ग्रामीण सर्किट भी बना सकते हैं हम। हमारे यहाँ पर रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट और जैनिज्म का सर्किट अगर भारत सरकार बनाएगी तो वो भी अपने यहाँ पर विद्यमान है। इतने सारे सर्किट विद्यमान हैं। और क्या है? तो राज्य की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जैसे पटना कलम हो गया, मिथिलांचल पेंटिंग हो गया, मिथिला पेंटिंग से कहा था मंजूषा आर्ट हो गया, ये सभी पर्यटन में योगदान दे सकते हैं। हमारे पास कुछ कमियां भी हैं। बिहार पर्यटन की संभावनाएं, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर, प्राचीन स्थल, नालंदा विश्व का पहला विश्वविद्यालय था। पाटलिपुत्र मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी। वैशाली प्रथम गणराज्य था। इसके अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसके बारे में मैंने आपको 2-3 दिन पहले पिछले सप्ताह ही पढ़ाया है। प्रधानमंत्री महोदय जी भागलपुर की यात्रा पर आए थे। उन्होंने बोला है कि जिस प्रकार से हमने नालंदा को रिवाइव किया, उसी प्रकार से हम विक्रमशिला को भी करने जा रहे हैं। तो कृपया करके इस टॉपिक को भी अध्ययन करके जाएं। बिहार पटना संग्रहालय साइंस सिटी निर्माणाधीन है, ये भी हमारे पास पर्यटन के लिए। धार्मिक पर्यटन, बुद्ध, जैन, हिंदू, सिख, सूफी सारे के सारे हमारे पास जुड़े हुए हैं। सारे धर्म हैं बिहार में। सभी धर्मों की अपने यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थल विद्यमान है। बौद्धों का ही है महाबोधि मंदिर, यूनेस्को विश्व धरोहर, राजगीर, नालंदा, वैशाली। जैनों का पावापुरी, भगवान महावीर का निर्वाण स्थल और राजगीर भी है। हिंदुओं का गया पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। देश में पिंडदान के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह जो है वह गया। सीतामढ़ी, माता सीता की जन्मभूमि। मढ़ी का मतलब होता है जन्मभूमि। सीता की मढ़ी, सीता का जन्मभूमि, सीता की मढ़ी। मधुबनी, यहाँ पर कभी मधु बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए मधुबनी कहा जाता है इसको। मधु का बन, मधुबनी। सिखों का पटना साहिब, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है ये। सूफी, मनेर शरीफ, खनका है, मुजाबिया, ये क्या है? तो सूफीज़म से रिलेटेड है। इस्लाम का जो लिबरल धारा है वो सूफीज़म है। सूफीज़म में फिर बेसरा, बासरा बहुत सारे आ जाते हैं, चिश्ती सिलसिले और बहुत सारे सिलसिले हैं। बिहार में दरअसल में कौन सा है? तो खनका है, मुजीबिया है और मनेर शरीफ का दरगाह है। मनेर के लड्डू भी बड़े फेमस हैं। प्राकृतिक और पारिस्थितिक पर्यटन भी है अपने यहाँ पर। जंगल व अभयारण्य है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ व जैव विविधता के लिए कांवर झील है, पक्षी अभयारण्य है और कैमूर टाइगर रिजर्व भी जल्द ही बनेगा। कैमूर टाइगर रिजर्व भी जल्द ही बनाया जाएगा। पहाड़ व जलप्रपात भी हैं। राजगीर की पहाड़ियाँ, ककोलत जलप्रपात भी विद्यमान है। नदियाँ में गंगा, कोसी, सोन, कमला, बहुत सारी नदियाँ अपने यहाँ पर देखी जाती है। साहसिक और इको टूरिज्म यानी कि एडवेंचर वाले। राजगीर में रोपवे, ग्लास ब्रिज, नेचर सफारी की संभावना है। बन भी गया अब तो नेचर सफारी। आर्थिक पर्यटन में कौन कौन सा हो सकता है? पर्यटन से स्थानीय रोजगार, गाइड, होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, मधुबनी पेंटिंग और सिक्की क्राफ्ट को बढ़ावा मिल सकता है। सिक्की क्राफ्ट
बांस की सिक्की से बनाया जाता है क्राफ्ट। वर्तमान स्थिति क्या है, अब डेटा वर्तमान का ले लीजिए। 2019 में लगभग में 4 करोड़ देसी और 10 लाख विदेशी पर्यटक आए। 4 करोड़ देसी, 10 लाख विदेशी पर्यटक। 2022 से 85 लाख से अधिक पर्यटक आए, जिसमें 84 लाख देसी और 12,669 विदेशी जनवरी से अगस्त तक में आए थे। 2023 के पहली छमाही में भी कई सारे लोग पहुंचे। आपको बस ये बताना है कि बिहार में पर्यटकों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है। कोई अगर एक आध आंकड़ा याद रहे तो चिपका दीजिए। और प्रमुख गंतव्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा बोध गया में आते हैं। पता ही है क्यों, बुद्ध के कारण। फिर पटना, नालंदा, राजगीर और गया, ये मुख्य रूप से उनका क्या है, तो कहाँ पर आते हैं। राजगीर में नेचर सफारी, ग्लास ब्रिज जैसे नए आकर्षक के स्थल बनाए गए हैं। पटना में बिहार म्यूजियम और प्रकाश पर्व की लोकप्रियता के कारण भी कई सारे लोग आए। प्रकाश पर्व मनाया था, याद है आपको, 2016 में 2016 प्रकाश पर्व मनाया था नीतीश कुमार जी ने, 500वां प्रकाश पर्व। उसके बाद बिहार के टूरिज्म में ग्रोथ देखा गया है। कनेक्टिविटी, हवाई, रेल और सड़क संपर्क भी बढ़ा है। जैसे पटना, गया, दरभंगा हवाई अड्डा का निर्माण किया गया है। पटना जंक्शन, जयनगर, जनकपुर रेल ट्रेन की सेवाएं भी शुरू की गई हैं और अंतर्राज्यीय बसें, लग्जरी बस सेवाएं भी शुरू की गई हैं। ये मैंने आपको वर्तमान स्थिति बताया है। अब समस्या क्या क्या है, बुनियादी ढांचे की कमी है, सुरक्षा और कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा चैलेंज है। कई सारे पर्यटकों के साथ बहुत बुरी तरीके का बिहेव होता है, बोधगया और राजगीर के इलाकों में भी। जागरूकता और प्रचार की कमी है, पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, कुशल मानव संसाधन की कमी है, अनियोजित विकास है, पर्यटन स्थलों पर भीड़, संसाधनों का दुरुपयोग और कोई प्लानिंग नहीं दिखती है किसी भी चीज़ को लेकर के। ये कुछ चैलेंजेज हैं। क्या ये चैलेंज अपने यहाँ ही हैं? नहीं। कभी मन करे तो फतेहपुर सीकरी जाना आप, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा अव्यवस्था क्या होता है। फतेहपुर सीकरी का नाम सुना होगा ना, आगरा के बगल में है, उत्तर प्रदेश में, जाना कभी। तो ऐसा नहीं है कि केवल बिहार में ही अव्यवस्था है, बहुत सारी जगहों पर अव्यवस्था देखने को मिलेगा, लेकिन बिहार है तो इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट ज़्यादा कर दिया जाता है। समाधान क्या है इसका? बुनियादी ढांचे का विकास, सुरक्षा सुनिश्चित करना, प्रचार और विपणन। हमें अतुल्य भारत जैसे अभियान शुरू करने चाहिए, जिसमें क्या हो, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया है वैसे इनक्रेडिबल बिहार है, इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहिए। कोई हम पे कैसे गाना बजा लेता है भाई कि आइए ना बिहार में गोली मार देंगे कपार में, कोई इस तरह के कैसे बोल लेता है। कहाँ पर क्राइम सबसे ज़्यादा होता है? क्या बिहार में ही होता है क्या? किसी की इतनी साहस कैसे हो गया कि कोई वेब सीरीज़ में इस प्रकार के गाने डाल ले और हम उसे शेयर करके सुख महसूस करते हैं भाई कि बहुत अच्छा है। क्राइम में कब से प्राइड करने लग गए हम लोग? ठोक देंगे गोली कपार में, आइए ना बिहार में। क्यों ने बिहार सरकार ने आपत्ति दर्ज कराई इस चीज़ को लेकर के? किसी भी पृष्ठभूमि पर बनी हो, ये तो गलत ही था, ठीक है। तो ये भी एक समस्या है कि हमारा इमेज बहुत ख़राब बनाया जाता है, बहुत ही ख़राब बनाया जाता है, अपने ही लोगों द्वारा बनाए जाते हैं कई बार। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पर्यावरण संरक्षण, गंगा सफाई, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, प्लास्टिक मुक्त पर्यटक क्षेत्र का निर्माण करना, प्रशिक्षण व रोजगार। स्थानीय युवाओं को गाइड कर सकते हैं आप, हाउ टू बिहेव, बेसिक जो एडिकेट होते हैं उसको आपको बताना पड़ेगा लोगों को कि कैसे किसी को हैंडल किया जाता है, कैसे एक प्रोफेशनल लोग बिहेव करते हैं। खास तौर से किन को? तो जहाँ पर पर्यटक स्थल है वहाँ के युवाओं को, वहाँ के दुकानदारों को, वहाँ के गाइड को, हर किसी को, ताकि कोई आए पहली बार तो उसको ये महसूस हो कि सुरक्षित जगह पर गए हैं, भविष्य में भी हमें आना चाहिए। टूर ऑपरेटर, होटल प्रबंधन का प्रशिक्षण, होम स्टे, ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन, योजनाबद्ध विकास, पर्यटन सर्किट, बौद्ध जैन रामायण को व्यवस्थित करना, ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए टिकटिंग और समय प्रबंधन भी हम लोग कर सकते हैं। सरकार ने क्या प्रयास किया है? बिहार पर्यटन नीति 2024 संस्कृति, परिस्थिति और विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार की सरकार ने बिहार पर्यटन नीति 2024 बनाया है। क्या क्या प्रावधान रखा गया? निजी निवेश, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो निवेश करें, सब्सिडी भी देगी बिहार सरकार, बुनियादी ढांचे का विकास करेगी, जैसे सड़कों का निर्माण कर सकती है, हवाई अड्डों का निर्माण कर सकती है, और घूमने पर फिरने के लिए पर्यटन सर्विस में बस और व्हीकल का भी निर्माण कर सकती है। बिहार पर्यटन विभाग के पास शानदार गाड़ियाँ हैं, कभी उपयोग करके देखिएगा, शानदार गाड़ियाँ हैं। पर्यटक सर्किट, बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, जैन, सूफी, गांधी सर्किट का भी विकास किया जा सकता है, क्योंकि चंपारण गांधी जी से जुड़ा हुआ जगह है। परियोजनाएं, नेचर सफारी, ग्लास ब्रिज, रोपवे, नालंदा यूनेस्को स्थल का संरक्षण विकास किया जा रहा है।
160 पर्यटन स्थान 2022 में घोषित 3 साल विकास का लक्ष्य रखा गया है। 160 पर्यटन स्थल 2022 में हमने घोषित किया है और अगले 3 साल में यानी कि इस साल के अंत तक हम 160 से ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस का निर्माण कर लेंगे। कनेक्टिविटी, गया और पटना हवाई अड्डों का विस्तार। जयनगर जनकपुर ट्रेन सेवा 2022 में शुरू किया गया। जयनगर ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में अंतिम स्टेशन है भारत का, उसके पश्चात आप नेपाल प्रवेश कर जाते हैं। जयनगर से जनकपुर ज़्यादा दूर नहीं है, 30-40 किलोमीटर ही है, उसके लिए ट्रेन सेवा भी शुरू की गई है। 2024 से बजट में 2 एक्सप्रेसवे और गंगा पर 2 पुलों की भी घोषणा की गई है। प्रोत्साहन, निवेशकों को 50% तक की सब्सिडी, होम स्टे और स्थानीय गाइड को बढ़ावा देना। 25-26 में बजट में विशेष पैकेज जैसे माता जानकी सीतामढ़ी का विकास किया जाएगा, माता जानकी मंदिर सीतामढ़ी का विकास किया जाएगा। नालंदा और बोधगया को टूरिज्म हब बनाने की भी घोषणा की गई है। और इसी के साथ पटना में बहुत बड़ी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। पटना में बहुत बड़ी मूर्ति का भी निर्माण किया जाएगा। तो ये पर्यटन को लेकर मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार बाढ़ के कारण समस्याएं, सरकारी तथा वैज्ञानिक समाधान पर विस्तृत नोट्स। इसको जरा हम लोग डिटेल में देखेंगे। बिहार बाढ़ के कारण समस्या क्या है, सरकारी क्या प्रयास क्या है, वैज्ञानिक प्रयास क्या क्या हो सकते हैं। कारण क्या है, भौगोलिक स्थिति, बिहार में हिमालय के दक्षिणी ढलान और गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ये नेपाल से कई सारी नदियाँ आती हैं जो बिहार में भारी मात्रा में जल व गाद लाती हैं। केवल जल ही नहीं लाती हैं बल्कि गाद भी लाती हैं। गाद शब्दों का उपयोग करना एग्जामिनेशन में, इसलिए बता रहा हूँ। गाद क्या होता है, तो मिट्टी होती है, दरअसल में मिट्टी होती है और इसी गाद के कारण नदियाँ अपना ही मार्ग अवरुद्ध कर लेती हैं, खुद ही से खुद को अवरुद्ध कर लेती हैं और इसके कारण से बाढ़ की संभावनाएं बनती हैं। नदी पूरा भर जाता है गाद से। अब अगर एक्स्ट्रा पानी आएगा तो सारा पानी कहाँ पर जाएगा, तो लोगों के घरों में चला जाता है। नदियों के प्रकृति, कोसी बिहार का शोक के नाम से जाने जाती है, अपने मार्ग परिवर्तन और गाद के लिए कुख्यात है। ऐसे ऐसे बह रही थी, गाद जमा करके अपना रास्ता बंद कर लेती है, अब ऐसे बहने लग जाती है। तो ये पूरा जो इस एरिया में घर थे उन सबको डुबा देती है। इसी कारण से इसका मार्ग परिवर्तन हो जाता है। बरसात में जलस्तर बढ़ने से पटना, भागलपुर जैसे क्षेत्र प्रभावित होते हैं। हिमालय से आने वाली गाद नदियों की गहराई को कम करती है जिससे जल निकासी बाधित होती है। अभी मैंने आपको बताया। भारी व अनियमित मानसून, औसतन वर्षा 1200 मिलीमीटर, लेकिन जुलाई अगस्त में 70% वर्षा एक साथ हो जाती है। बारिश होती है वो बड़ी समस्या नहीं है, बहुत अधिक मात्रा में बारिश जो है वो थोड़े दिनों में ही बिहार में हो जाती है। मानव निर्मित कारण भी हैं, जैसे तटबंधों का टूटना, पुराने कमजोर तटबंध को रोकने में असफलता, अवैध निर्माण, जल निकासी कमी, नहरों और नालियों का रखरखाव जब नहीं होता है तो मैन मेड कारण भी हैं यहाँ पर, जिसके कारण से बाढ़ उत्पन्न होती है। नेपाल से जल प्रवाह, नेपाल भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़ने से बिहार में बाढ़ बनती है। कोसी बैराज से अनियंत्रित जल निकासी बहुत बड़ा कारण है। नेपाल ने क्या किया हुआ है ना, उसके यहाँ पर जैसे नदियाँ निकल रही हैं ना, तो बहुत सारे बैराज बनाए हुए हैं। तो उसके बैराज में जब अत्यधिक पानी हो जाता है, एक्सेसिव वाटर हो जाता है, तो सबको छोड़ देता है एक साथ, तो सारे बह के आ जाते हैं बिहार में, जिसके कारण से बहुत बड़ी समस्या बिहार में बन जाती है। समस्याएं क्या क्या बनती हैं, कृषि पर प्रभाव, फसलें खराब हो जाती हैं, इससे आर्थिक नुकसान 2000 से 3000 करोड़ का एवरेज नुकसान होता है हर ईयर, हर साल। लोग, मवेशी सभी के जान माल की हानि होती, कई सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। विस्थापित हो जाते हैं लोग, भोजन पानी की कमी हो जाती है, शिक्षा का भी अभाव हो जाता है, घर बह जाता है, लोग सही से उस एरिया में एजुकेट भी नहीं हो पाते हैं, पलायन करना पड़ता है उनको। स्वास्थ्य सुविधाएं, जनजनित रोग जैसे डायरिया, हैजा, मच्छर जनित रोग, ये सब भी फैलता है। पर्यावरणीय क्षति, मिट्टी का कटाव होता है, उर्वरता में कमी भी होती है और उर्वरता में वृद्धि भी हो जाती है जलोढ़ मृदा के कारण से। शिक्षा और रोजगार, स्कूल कॉलेज पढ़ाई पर बहुत बड़ा यहाँ पर चुनौती देखी जाती है। बहुत सारे बिहार के लोगों को नहीं पता होगा, कोसी मैदान में बाढ़ की छुट्टी होती है, गर्मी छुट्टी नहीं होती। ठीक है। सरकारी समाधान, तटबंध व बांध, कोसी और गंडक पर तटबंधों का निर्माण 1960 से शुरू हुआ था। 2023 में 3800 किलोमीटर तटबंधों की मरम्मत कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन योजना, बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राहत और बचाव किया जाता है, कई सारे शिविर भी लगाए जाते हैं। सिंचाई व जल निकासी, हर खेत को पानी 7 निश्चय 2 के तहत नहरों का विकास भी किया जा रहा है ताकि बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके। जो नदियों के एक्सेसिव पानी होंगे उसका नहरों के द्वारा हम दूर दूर तक भेज सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नेपाल के साथ कोसी बैराज प्रबंधन पर बातचीत चल रही है। विश्व बैंक के बाढ़ प्रबंधन के लिए 500 करोड़ रुपये सहायता भी मुहैया करवाया है 2022 में। बीमा और फसल मुआवजा के लिए भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौजूद है और 1000 करोड़ रुपये का मुआवजा भी वितरित किया गया है।
वैज्ञानिक समाधान क्या हो सकता है? क्यों मैं ये अलग से पढ़ा रहा हूँ वैज्ञानिक समाधान? क्योंकि बीपीएससी भाई साहब ने मेंस एग्जामिनेशन में पूछा कि ये बताओ कि वैज्ञानिक समाधान क्या हो सकता है, तो वहाँ पर आपको वैज्ञानिक समाधान लिखना पड़ेगा। जो पूछा गया है वही लिखना पड़ेगा, बातें मत बनाइएगा एग्जाम में। इस प्रकार से भी अगर आपके अंत समय में याद ना रहे, तो इस प्रकार से भी अगर आप पॉइंट्स में लिख कर आ गए तो भी आपके मार्क्स मिलेंगे। जलाशय व बांधों का निर्माण, कोसी गंडक पर नए जलाशय बनाकर जल को नियंत्रित करना, छोटे छोटे चेक डैम, जल संचय, बाढ़ रोकथाम के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। नदी की गहराई को बढ़ाना, ड्रेजिंग यानी कि खोदना, नदी की गहराई बढ़ाना, गाद को हटाना, कोसी और गंगा की गाद हटाकर जल वहन क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। हाइड्रोलिक ड्रेजर और संक्शन पंप का उपयोग करके जल संचय, वर्षा जल संचयन संरचनाएं बना सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं हम लोग। गांव के तालाब जो हैं वो जितने ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, बाढ़ की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। गांव में तालाब पहले इसी कारण से होते थे, अगर बाढ़ आए तो पहले तालाब पानी रोक ले, उसके पश्चात लोगों के घर की तरफ में आए। धीरे धीरे करके हमने उसको भी ख़त्म कर दिया है। जलवायु अनुकूल खेती, बाढ़ सहनीय फसल जैसे कि गहरे पानी का धान, स्वर्ण शुभ वन, ये क्या है? तो गहरे पानी में डूबा भी रहेगा तो भी इसमें पानी उतरने के साथ फसल आ जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या नाम है? स्वर्ण शुभ वन। स्मार्ट तकनीक, जैविक खेती से मिट्टी संरक्षण कर सकते हैं हम लोग। स्मार्ट तकनीक जीआईएस और रिमोट सेंसिंग से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग की जा सकती है। एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान और फ्लड पूर्वानुमान की किन क्षेत्रों में फ्लड जो है वो फैल सकती है। हरित समाधान, नदी किनारों पर वृक्षारोपण से कटाव रोकना, वेटलैंड, कांवर झील का संरक्षण वगैरह भी हम लोग कर सकते हैं। ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। पेड़ लगाना सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। पेड़ लगाने से क्या होगा? नदियों के बांध नहीं टूटेंगे, बांध नहीं टूटेंगे तो बाढ़ नहीं आएगी, बाढ़ नहीं आएगी तो लोगों का जीवन अस्त व्यस्त नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है गरीबी। क्या होता है गरीबी? क्या हमसे केवल गरीबी पढ़ेंगे? नहीं, बिहार में गरीबी की स्थिति, कारण, समाधान, सरकारी प्रयास पर में ये डिटेल में नोट्स होगा। एक चीज़ और बताता हूँ, इस प्रकार के टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि एक्सपेक्टेड टॉपिक होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जाता है कई बार परीक्षा में। अभी बहुत सारे टॉपिक हैं, खेल भी है आज के टॉपिक, बेरोजगारी भी है आज का टॉपिक, ठीक है, वन स्थिति भी अभी टॉपिक है। गरीबी एक स्थिति जिसमें व्यक्ति या समुदाय अपनी बुनियादी ज़रूरतों, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी को पूरा करने में असमर्थ होता है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का परिणाम हो सकता है। गरीबी दो प्रकार से मापा जाता है, निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी। न्यूनतम आय संसाधनों में कमी है, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2023 के हिसाब से 1286 रुपये और शहरी क्षेत्र 1542 रुपये मासिक आय से जिसका कम है ना, उसको हम गरीब कह देते हैं। किसी नेताजी को पकड़िए, उसको दीजिए 1286 रुपये और बोलिए कि नेताजी 1 महीने रह के दिखाओ। भारत के प्रधानमंत्री जी को, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, अब तो खैर संभव, उस समय जब गरीबी की नई नई परिभाषा आई थी तो लोगों ने चेक काट काट के मनमोहन सिंह जी को भेज दिए थे कि रह कर दिखाओ मनमोहन सिंह जी इतने पैसे में। ये परिभाषा है गरीबी की। ग्रामीण शहरी इलाकों में 1542 रुपया। सापेक्ष गरीबी क्या होता है कि समाज जो है आपका, उसके तुलना में आप गरीब है। मान लीजिए एक है समाज है स्वीडन का, इसमें 10 लाख रुपए पर मंथ का सबका इनकम है, तो वहाँ पर किसी का 2 लाख पर मंथ का इनकम होगा तो हम उसको गरीब कह देंगे। इसी कहा जाता है सापेक्ष गरीबी, सापेक्षता का सिद्धांत, रिलेटिव पॉवर्टी है ये। तो क्या है भाई, सबसे हमने कंपेयर किया, उनकी तुलना में ये आदमी 2 लाख कमाने वाला अमीर है। भारत में ले आएंगे तो गरीब है, भारत में ले आएंगे तो अमीर लोगों में आ जाएंगे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, गरीबी केवल आर्थिक कमी नहीं है बल्कि अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच की कमी का भी प्रतीक है। केवल इकोनॉमिक फैक्टर नहीं होता है गरीबी का दंश। जो गरीब होते हैं उनके पास में अवसर भी सीमित हो जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य तक भी पहुंच उनका सीमित हो जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य तक पहुंच उनके सीमित होने से वो जो दुष्चक्र है ना, साइकिल है गरीबी का, रेगनर नरकसे का जो कथन है, जो मैं हजारों बार बताए हैं आपको, कि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, उस साइकिल को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिहार में स्थिति क्या है, चलिए देखते हैं।
नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में 51.91% आबादी गरीबी रेखा से नीचे, देश में सबसे अधिक है। 2023 में अनुपात घटकर 33 से 35% तक होने का अनुमान है, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय औसत 21.92% से काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में 40% और शहरी क्षेत्र में 20% के करीब में गरीबी बिहार में भी बनी हुई है। प्रमुख संकेतक 61.8% 2011 में साक्षरता है बिहार में, राष्ट्रीय औसत 74% है। स्वास्थ्य में भी 38 प्रति 1000 पर है 2020 में और राष्ट्रीय औसत 28 है। प्रति व्यक्ति 47,000 रुपये की आय है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है 1.72 लाख रुपए का मासिक आय का है राष्ट्रीय औसत। जिलेवार स्थिति सबसे गरीब जिले किशनगंज, अररिया, मधेपुरा और पूर्णिया। मैप ये इलाके हैं सबसे गरीब। अपेक्षाकृत बेहतर बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर, तीनों लगभग में इंडस्ट्रियल हैं। मुजफ्फरपुर में भी थोड़े बहुत हैं इंडस्ट्री, भागलपुर में भी है इंडस्ट्री, तो वो तुलनात्मक रूप से कम गरीब हैं, तुलनात्मक रूप से। प्रवृत्ति क्या है? 2005 में 54.4% गरीबी दर थी, 2021 में 51.91%, 2023 में 33 से 35% तक हो गया है, मतलब कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। कारण क्या है? आर्थिक कारण क्या है? कृषि पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है और वो भी छोटी जोत है अपने यहाँ पर। 91% जो किसान हैं, मोर देन 90% किसान वो सीमांत किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर की भी ज़मीन नहीं है। औद्योगिक पिछड़ापन है, उद्योग का जीडीपी में केवल 19 से 20%, रोजगार का अवसर सीमित हैं, उद्योग है ही नहीं। पलायन, कुशल व अकुशल श्रमिका का अन्य राज्य में पलायन हो जाता है, सारे तो दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर, मुंबई इनमें बैठे हुए हैं। शिक्षा की कमी, निम्न शिक्षा साक्षरता है, खासकर महिलाओं में 51% की मात्र साक्षरता है बिहार में, ओनली 51.5%। जातिगत असमानता, निचली जाति और ईबीसी में गरीबी अधिक है। कहाँ से पता चला हमें? ये हमें पता चला कास्ट सेंसस से पता चला। बाल विवाह और जनसंख्या वृद्धि, प्रजनन दर 2.98% 2020 के अनुसार, राष्ट्रीय औसत 2% से अधिक है। प्रजनन दर ही बहुत ज़्यादा है। राज्य की आबादी अब तो करीब में 14 करोड़ मानी जाती है। प्राकृतिक कारण, बाढ़ और सूखा, कोसी गंगा के बाढ़ से सालाना 20 से 30% फसल नष्ट। दक्षिण बिहार में सूखा, मिट्टी की उर्वरता में कमी, गाद और कटाव से भी खेती प्रभावित होती है। संस्थागत कारण भी हैं, जैसे भ्रष्टाचार बहुत बड़ा कारण है, बुनियादी ढांचे का भी अभाव है अभी भी। ऐतिहासिक कारण भी है, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी है और खनिज संसाधनों का लाभ खत्म कर दिया गया इसके द्वारा। सारे खनिज संसाधन उठा करके महाराष्ट्र, गुजरात इनमें दे दिया गया, वहाँ पर इंडस्ट्री बन गई और बिहार के लोगों को ट्रेन में बिठा करके वहाँ मजदूरी करने भेज दिया गया। औपनिवेशिक शोषण, जमींदारी प्रथा से गरीबी की जड़ें गहरी हो गई। एक और समस्या है, क्या है समस्या? हम बिहार के लोगों में जब भी हम बात करते हैं बिहार में ये समस्याएं हैं, आपको बिठाने के पढ़ाएंगे कि हमारे यहाँ पर सम्राट अशोक हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं, चाणक्य की भूमि है, ये नालंदा विश्वविद्यालय हमारे पास। आज 2024 में क्या है, 2025 में क्या है, उस पर बात कीजिए ना, लेकिन नहीं करेंगे। एजुकेशन पर बात कीजिए ना, नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन हो जाता है, नहीं करेंगे बातचीत उस पर। हमारे यहाँ नालंदा था, इसी में खुश हो जाएंगे। तो ये भी एक समस्या है कि लोगों में जागरूकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। भले उनको 5 वर्षों में ग्रेजुएशन नहीं हो पाए, 6 वर्षों में नहीं हो पाए, लेकिन कॉलेज के सामने जा कर के धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, आवाज़ नहीं उठा सकते बुलंदी से कि क्यों नहीं ग्रेजुएशन हो रहा है। ये भी एक समस्या है। ठीक है, भूखमरी, कुपोषण, इसके कारण से समस्याएं बनती है। शिक्षा से वंचन, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, बेरोजगारी, सामाजिक बहिष्कार भी दिखा है। समाधान क्या है? आर्थिक विकास, शिक्षा और कौशल में विकास, स्वास्थ्य सुधार करके हम विकास कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता, संस्थागत सुधार के द्वारा भी गरीबी का मिटाया जा सकता है। सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? 7 निश्चय योजना, जीविका कार्यक्रम, 7 निश्चय योजना कल मैंने पढ़ाया है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज हम लोग SDG पढ़ेंगे। एक सवाल मैं बच्चों से लिखवाता हूँ अक्सर कि SDG और 7 निश्चय योजना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो SDG के लक्ष्य हैं वही सारे 7 निश्चय में भी रखे गए हैं। तो 7 निश्चय शानदार योजना है, गरीबी को कम किया जा सकता है। कृषि रोड मैप,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA, प्रधानमंत्री आवास योजना, बजट में भी गरीबी उन्मूलन के लिए काफ़ी बड़े स्तर पर बजट का एलोकेशन किया गया। 20,000 करोड़ रुपये गरीबी उन्मूलन के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा पर 81,000 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। तभी तो इतनी तेज़ी से कमी आ रही है। 51% से हम लोग 33-34% पर पहुँचे हैं। तो ये प्रयास तो हो ही रहा है। डिजिटल पहल क्या है? RTPS पोर्टल से प्रमाण पत्र, शिकायत निवारण वगैरह भी हो जाता है। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के माध्यम से हम लोगों तक उनका जो हिस्सा है, उनकी जो संपत्ति, पैसे वगैरह मदद होते हैं, वो डायरेक्ट हम पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया बेरोजगारी। बेरोजगारी, हम बेरोजगार बच्चे वगैरह सब पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ने की चीज़ है? बिल्कुल है। बेरोजगार कौन होता है? आप लोग बेरोजगारी की श्रेणी में आएंगे तो देखिए यहाँ पर परिभाषा क्या लिखा हुआ है। बेरोजगारी वह स्थिति जिसमें कार्य करने की इच्छा और क्षमता रखने वाले व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। यह आर्थिक और सामाजिक समस्या है जो व्यक्तियों और समाज के विकास को प्रभावित करता है। अगर आपकी इच्छा है कि मैं काम करूं और आपके पास योग्यता भी है, फिर आपको अगर काम नहीं मिलता है, देन आप क्या हैं? तो अनएम्प्लॉयड हैं। और अगर आपकी इच्छा ही नहीं है, जैसे स्वेच्छा से आप तैयारी कर रहे सिविल सर्विसेज की, कि नौकरी था, मेरे पास अवसर मिल रहा था, या मुझे नौकरी कोई और करनी ही नहीं है, मुझे केवल यही करनी, तो आप बेरोजगार में नहीं आएंगे। संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में कौशल और रोजगार के अवसरों का मेल न खाना। संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल परिवर्तन, जैसे मान लीजिए AI के कारण से कई सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो वो क्या हो गया? संरचनात्मक बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी, आर्थिक मंदी के कारण से रोजगार की कमी हो जाएगी। आर्थिक मंदी की संभावना बन रही है। 2029 में आर्थिक मंदी देखी जा सकती है। मौसमी बेरोजगारी, कृषि जैसे मौसमी कार्यों में काम का अभाव के कारण से, जैसे कृषि में खरीफ का फसल कटना शुरू हुआ तो सबको रोजगार मिल जाता है, देन सब सारे बेरोजगार हो जाते हैं। बिहार की स्थिति क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर अप्रैल 2025 तक 12 से 14% के आसपास में रही है। 12% से 14%, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये गुरु, बहुत ही बड़ा आंकड़ा है ये। जो राष्ट्रीय औसत 7 से 8% से अधिक, बहुत ज़्यादा अधिक है। जबकि रहना कितना चाहिए? 2 से 3%। अपने यहाँ पर युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। 2022 से बेरोजगारी दर 19.1% तक पहुंची, जो कोविड-19 स्थिति को दर्शाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी 15%, शहरी क्षेत्रों में 10%। ये बहुत ही ज़्यादा आंकड़ा, विकराल है आंकड़ा। श्रम बल भागीदारी दल LFPR, बिहार में LFPR 38 से 40%, 2023 में राष्ट्रीय औसत 50% से कम है। प्रवासी बिहार में बहुत ज़्यादा होता है। लोग दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र में रोजगार के लिए माइग्रेशन हो जाता है उनका। रोजगार का स्वरूप क्या है? अगर बिहार में देखें तो हम लोग, उससे पहले था कि 32 लाख लोग बिहार में लौटे भी थे कोरोना के दौरान, लेकिन फिर सारे चले भी गए। 70% अधिक लोग असंगठित क्षेत्र, कृषि, मजदूरी में कार्यरत हैं। औपचारिक रोजगार भागीदारी 10 से 15% ही है। शिक्षित बेरोजगारी, स्नातक और तकनीकी डिग्री धारकों में बेरोजगारी 20 से 25% हैं। यानी कि अगर आपके पास में कोई डिग्री है तो आपको नौकरी नहीं मिलने की संभावना अधिक होगी गुरु। और अगर आपके पास में औपचारिक रोजगार भागीदारी देखिए 10 से 15% है, यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए स्किल कोई भी ना हो, आप पढ़े लिखे ना हो, आप पढ़े लिखे कम हो या पढ़े लिखे ना हो और शिक्षित हो, आपके पास में कोई स्किल है तो आपको रोज़गार मिल सकता है। देश का भी आंकड़ा कदाचित यही है कि जो डिग्री धारक हैं, जिन्होंने BTech, M.Tech, BA, MA, BSc, MSc, MBA वगैरह किया है, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। और जो अशिक्षित लोग हैं उनको रोज़गार मिल जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत की सरकार कह रही है। कारण क्या है? आर्थिक कारण, औद्योगिक पिछड़ापन है, कृषि पर निर्भरता है, निवेश की कमी है। शैक्षणिक कारण, कम गुणवत्ता वाली शिक्षा, कौशल अंतर, नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल का अभाव है, स्किल नहीं है। इंजीनियरिंग कर लिया भाई साहब ने, लेकिन अब कुछ काम का इंजीनियरिंग नहीं हुआ। वो पुरानी तकनीक उन्होंने सीखा है या रटा रटा किताबी ज्ञान ले लिया उन्होंने। अब आजकल तो AI का ज़माना है, तो तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी है। या उन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह जो किया, BTech किया, M.Tech किया, BSc, MSc किया, जो किताबी ज्ञान वाला किया, आजकल के इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से नहीं किया। क्या इसमें बच्चों की गलती होती है? बिल्कुल भी नहीं है। सारी गलती सरकार की और प्रबंधन की होती है, जिन्होंने आपको सिखाया नहीं। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बुनियादी ढांचे की कमी है, प्राकृतिक आपदा, सामाजिक कारण भी है, महिलाओं की कम भागीदारी, जातिगत असमानता से रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं, पलायन के कारण भी कुशल और अकुशल श्रमिक बाहर चले जाते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था है ही नहीं कुछ, बहुत कमज़ोर है स्थानीय अर्थव्यवस्था। जो आदमी दिल्ली में आकर के पानीपुरी बेच रहा है, नोएडा में पानीपुरी बेच रहा है,
क्या उसको दरभंगा में पेट नहीं भरेगा पानी पूरी बेच के? तो बहुत कम संभावना है कि पेट भर जाए दरभंगा में पानी पूरी बेच के, क्योंकि डिमांड उस हिसाब से नहीं होगा, आबादी उस हिसाब से शहर की नहीं है। तो धीरे धीरे करके आबादी शहरों की और गाँव की बिहार की कम हो रही, जिसके कारण से डिमांड कम हो रहा है, जिसके कारण से इकॉनमी बहुत तेज़ी गति से ग्रो नहीं कर पाती है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, समाधान भी है यहाँ पर, समस्याएं भी बताई गई है। समस्या क्या हो जाएगा? आर्थिक असमानता, सामाजिक अस्थिरता, शिक्षा पर प्रभाव, स्वास्थ्य, पलायन, ये सब समस्याएं आती है। समाधान: औद्योगिक विकास, कौशल का विकास, कृषि में सुधार, निवेश के लिए बिहार सरकार ने निवेशकों की बैठक आयोजित करनी शुरू कर दी है। शिक्षा में सुधार किया जा सकता है, बुनियादी ढांचे में सुधार करना होगा, स्वरोजगार, स्टार्टअप और सूक्ष्म उद्यमिता को बढ़ावा देना पड़ेगा। जैसे बिहार सरकार ने रोजगार के लिए कई सारे कार्यक्रम को भी शुरू किया है, महिलाओं के लिए भी रोजगार के लिए कार्यक्रमों को शुरू किया है। सरकारी प्रयास: 7 निश्चय योजना है, जिसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, कुशल युवा कार्यक्रम है, स्वयं सहायता भत्ता योजना भी शुरू किया गया है। बिहार औद्योगिक नीति के द्वारा निवेश प्रोत्साहन को भी दिया जा रहा है, निवेश को प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना भी है, अभी मैंने बताया। कृषि रोड मैप, कृषि में सुधार के लिए बजट में भी रोजगार के लिए महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, परिवहन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। डिजिटल पहल जैसे ई शिक्षा कोर्स और बिहार जॉब पोर्टल की शुरुआत किया गया है जॉब के लिए। प्रवासी मजदूरों के लिए भी अपना बिहार योजना से पलायन रोकने की कोशिश किया गया है। अपना बिहार योजना क्या है? तो प्रवासी मजदूर जब बिहार आए कोरोना के दौरान तो बाहर ना जाए, इसको लेकर ये पहल शुरू किया गया था। लेकिन आप उनको अगर रोजगार दे दोगे तो किसी को शौक नहीं होता है बाहर जाकर रहना। 17वें पेज पर पहुँचे, 29 पेज तक जाना है, वीडियो में अंत तक टिके रहना। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको पढ़ने में क्या दिक्कत हो सकता है? नेक्स्ट टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सतत विकास लक्ष्य, भारत में एसडीजी सूचकांक, बिहार की स्थिति, सुधार के प्रयास, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, देखिए क्या है एसडीजी। तो सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में शुरू किया गया 17 लक्ष्य है, जो 2015 से 2030 तक विश्व कैसे बढ़ेगा आगे, इसको लेकर के लक्ष्य है। हम लोग वार्षिक तौर पर तय करते हैं। भारत का जो लक्ष्य तय किया है तो वो क्या होता है भाई? बजट है हमारा। तो बजट में हम लोग 1 साल का एजेंडा बनाते हैं, 1 साल में क्या क्या करना है। यहाँ पर पूरी दुनिया के लिए बनाया गया था कि 15 वर्षों में दुनिया को किस दिशा में ले जाना है। देखिए क्या है, जिसको 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत अपनाया गया है। ये लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता, आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इन्हें 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया और 2030 तक के लिए लक्ष्य रखा गया है। 17 लक्ष्य हैं, 169 उपलक्ष्य रखे गए हैं। उद्देश्य क्या है? तो मूल सिद्धांत है कि लीव नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, सभी को लेकर के आगे बढ़ना है और सभी के साथ में दुनिया को समृद्ध बनाना है। भारत में एसडीजी सूचकांक जारी किया जाता है। सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने के लिए नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करता है। एसडीजी उद्देश्यों का प्रगति का मूल्यांकन, राज्यों के बीच तुलना, नीति निर्माण में सहायता, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। पहली बार 2018 में जारी किया गया था। ये नवीनतम संस्करण एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 जुलाई 2024 में जारी किया गया था। लेटेस्ट आंकड़ा तो अभी यही है, इसके बाद अभी कोई भी आंकड़ा नहीं आया है। मानदंड 16 लक्ष्य है। लक्ष्य 17 को छोड़कर पारी आधारित 100 संकेतक के आधार पर 0 से 100 के बीच में राज्यों की रैंकिंग की जाती है, जिसमें एस्पिरेंट राज्य जो होते हैं वो 0 से 49 वाले होते हैं, आकांक्षी। प्रदर्शक परफॉर्मर जो होते हैं 50 से 60 के बीच में उनका नंबर आता है। फ्रंट रनर जो होते हैं 65 से 99 के बीच में होता है, प्रबल दावेदार। और लक्ष्य प्राप्तकर्ता को 100 अंक दिया जाता है एसडीजी में, जिसमें देखिए बिहार का प्रदर्शन क्या है और देश का क्या है। भारत का समग्र स्कोर 71 है 23-24 में। 2018 में 57 से बेहतर है ये। शीर्ष राज्य केरल 79, हिमाचल 76 और सबसे निचला बिहार रहा है। सबसे नीचे हैं हम इस चीज़ में भी। लाइए नालंदा विश्वविद्यालय अपने यहाँ, सम्राट अशोक रहे हैं, चाणक्य रहे हैं। इतिहास स्वर्णिम है, वर्तमान को स्वर्णिम बनाने के लिए काम करना पड़ता है। आपके और मेरे पूर्वज मान लीजिए बहुत अमीर लोग थे, लेकिन हम केवल उन्हीं के नाम पर आज अपना वर्तमान समृद्ध नहीं चला सकते हैं। हमें काम करना पड़ेगा उस चीज़ को लेकर के। क्या सारे इंडेक्स झूठे ही होते हैं क्या? ठीक है, हमें गर्व है अपने इतिहास पर, लेकिन वर्तमान को हमें समृद्ध करना पड़ेगा। वर्तमान में हम कैसे बोलें कि हमें गर्व है जब आंकड़ा इस तरह की चीज़ें आती हो? तो हमारे यहाँ ये चुनौतियाँ हैं जिस पर हमें काम करना पड़ेगा।
बिहार की स्थिति क्या है? एसडीजी इंडेक्स में प्रदर्शन 2324 से बिहार का स्कोर 57, रैंकिंग में सबसे निचला स्थान रहा है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स क्या है, बिहार का प्रदर्शन के बारे में उसमें लिखें। 2018 में 50 आकांक्षी श्रेणी, 2021 में 52 आकांक्षी श्रेणी के लिए। प्रगति धीमी लेकिन सुधार दिखाई देता है बिहार का। प्रमुख कमजोरियां क्या हैं? गरीबी में, भुखमरी में, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक असमानता और आर्थिक विकास में हमारा स्कोर कम रहा है। 34% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, स्कोर 32 है हमारा इसमें। राष्ट्रीय औसत 60 है स्कोर का। भुखमरी में 39% बच्चे अंडर वेट हैं, जिनका वजन कम है। 42% स्टंट हैं, यानी कि लंबाई की तुलना में, उम्र की तुलना में उनका लंबाई कम है। स्कोर मात्र 31 है। शिशु मृत्यु दर 38 है, मातृ मृत्यु दर 149 है, स्कोर कम है इसमें हमारा। प्राथमिक शिक्षा में 14% ड्रॉप आउट है, बच्चे 14% प्राइमरी एजुकेशन के बाद ही छोड़ देते हैं। स्कूल 29 है हमारा, स्कोर 29 है। लैंगिक असमानता, लिंग अनुपात 895, महिलाओं की आय कम है, स्कोर हमारा कम है इसके कारण से। आर्थिक विकास भी, बेरोजगारी दर 11% के कारण से हमारे यहाँ पर स्कोर आर्थिक विकास में भी कम है। बिहार का प्रदर्शन पड़ोसी राज्य झारखंड 63, उत्तर प्रदेश 65 से भी कमज़ोर रहा है। राष्ट्रीय औसत से हर क्षेत्र में हम एसडीजी में पीछे चले हैं। कारण क्या है इसका? कारण अगर देखें तो क्या होगा? आर्थिक पिछड़ापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदाएं, संस्थागत कमियां, सामाजिक कारक भी हैं जैसे जाति प्रथा, प्रतिशतात्मक समाज में हद से ज़्यादा रूढ़िवादिता, ये कुछ कारण हो सकते हैं। सरकार के प्रयास, 7 निश्चय, कृषि रोड मैप, जल जीवन हरियाली, बजट में भी दिया गया है 20,000 करोड़ रुपए गरीबी उन्मूलन के लिए, शिक्षा के लिए 60,000, स्वास्थ्य के लिए 20,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। ई गवर्नमेंट भी बिहार सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है कि भाई ई गवर्नेंस के माध्यम से जनता तक सारी चीज़ें पहुँचाई जाएँ। सामुदायिक प्रयास क्या है? कृषि तकनीक, ड्रिप सिंचाई, हाइब्रिड बीज का निर्माण, स्वास्थ्य जागरूकता, कुपोषण टीकाकरण अभियान चला करके शिक्षा सुधार, डिजिटल कक्षाएं और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा शिक्षा सुधार बहुत ही बड़े स्तर पर किया गया है। बिहार के लिए विशेष सुझाव, औद्योगिक विकास किया जा सकता है, कौशल प्रशिक्षण किया जा सकता है, बाढ़ प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखा जा सकता है और जागरूकता के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? तो एसडीजी में अपने रैंकिंग को सुधार कर सकते हैं। एसडीजी का टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, और उसमें बिहार की स्थिति को हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो है ये जारी किया गया, 18वीं रिपोर्ट होगी और 21 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है। 21 दिसंबर 2024, बिल्कुल हॉट टॉपिक है, गर्मा गर्म टॉपिक है, मतलब भाप उठ रहा है, हाथ से छूलने पर हाथ जल जाएगा। तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने इसको जारी किया था। प्रीलियम के लिए भी और मेंस के लिए भी है गुरु। देखिए जरा क्या है रिपोर्ट। कुल वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन, क्या ये याद रखने हैं? हाँ, ये याद रखने हैं, कोई इसमें लेकिन किंतु परंतु नहीं होगा। आंकड़ों को सामने चिपका लीजिए और याद रखिएगा। प्लीज़ इसको कैसे भी करके रट लीजिएगा। पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुछ पॉइंट्स तो आपको ऐड करने पड़ेंगे। कुल वृक्ष और वनावरण क्या है? तो भाई वृक्ष और वनावरण 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर में है। वृक्षावरण वनावरण यहाँ पर अलग अलग लिखा हुआ है। 21.76% पर है वनावरण और वृक्षावरण है 3.41% एरिया पर। 2021 की तुलना में ग्रोथ दर्ज किया गया है, 1445 वर्ग किलोमीटर का ग्रोथ हुआ है। कार्बन स्टॉक, कुल कार्बन स्टॉक जो है ये भी बढ़ गया है, 7,285 मिलियन टन पर आ गया है। 2021 में 81.5 मिलियन टन अधिक है 2021 की तुलना में। मैंग्रोव आवरण भी बढ़ा है, 4,991.68 वर्ग किलोमीटर हुआ है, 0.15। पूरे देश के भौगोलिक रीजन का 0.15% एरिया मैंग्रोव में आता है और 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर ग्रोथ देखा गया है। वनाग्नि की घटनाओं को अगर हम लोग देखेंगे, वनाग्नि की घटनाओं को तो 22-23 में 2,11,921 घटनाएं हुई थी, पिछले वर्ष कम है। निगरानी के लिए निम्न वनाग्नि पोर्टल की शुरुआत की गई है। वनाग्नि पोर्टल की शुरुआत की गई है किसके लिए? तो वनाग्नि पर निगरानी रखने के, सर्विलेंस के लिए। सबसे अधिक वनावरण मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा एमपी में है, देन अरुणाचल में है, देन छत्तीसगढ़ में है। वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है? सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है छत्तीसगढ़ में, देन यूपी में, उसके बाद ओडिशा राज्य में सबसे ज़्यादा वनों में ग्रोथ देखा गया है। वैश्विक स्थिति क्या है? एफएओ के अनुसार भारत वन क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में 2010 से 2020 में वृद्धि में तीसरे स्थान पर रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ देखा गया है दुनिया में, तो उसमें तीसरे स्थान पर हम ही हैं, जिसका नाम आया एफएओ के रिपोर्ट के अनुसार। अब जरा बिहार के पर आ जाएंगे, बिहार के बारे में देखेंगे। वन और वृक्षावरण
कारण बिहार का कुल वन आवरण 7,532.45 वर्ग किलोमीटर, भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 8%। अगर ये 7,500 नहीं भी याद रखे तो 8% को याद रखना है। अति सघन वन 0.41%, मध्यम सघन वन 3.49 और खुला वन जो है ओपन फॉरेस्ट 4.10% एरिया पर है। वृक्ष आवरण जो है ये कितना परसेंट, तो 2,341 वर्ग किलोमीटर, लगभग में 2.49% एरिया पर है बिहार में वृक्ष आवरण। कुल वन और वृक्ष दोनों मिला देंगे तो 10.49% एरिया जो बिहार का है वन आवरण वृक्ष आवरण को मिला देंगे तो ये 10.49% यानी कि 10.5% के करीब में हो जाएगा, जो 2021 की तुलना में ग्रोथ भी देखा गया है। प्रमुख प्रजातियां वन क्षेत्र में साल, मोहनी और ये याद नहीं रखना है, इसको छोड़ दीजिए। जिलेवार स्थिति पर हम लोग आ जाते हैं। सबसे अधिक वन कैमूर में, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर गया में है। खुला वन ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कैमूर है। रिजर्व के बाहर भी जो वन होते हैं उनको कहा जाता है ओपन फॉरेस्ट। वनाग्नि की घटनाएं भी देखी गई हैं, हालांकि कमी हुई है। सबसे अधिक वनाग्नि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के क्षेत्रों में देखा गया है। वृद्धि और कमी, सघन वन क्षेत्र बढ़ा है, मध्यम और खुला वन जो है ओपन फॉरेस्ट जो है वो घटा है, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट के एरिया में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, क्योंकि सघन वन सामान्य तौर पर रिजर्व ही होते हैं और मध्यम और जो ओपन फॉरेस्ट होते हैं उसमें कमी देखा गया है और बहुत सारे पौधे वन क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। बिहार वन स्थिति कारण, सकारात्मक कारण, जल जीवन हरियाली अभियान से वृक्षारोपण और वृक्षों का संरक्षण बढ़ा है। बेहतर वन प्रबंधन के माध्यम से वन सघन वनों में परिवर्तित हो गए हैं। जो पहले वन थे अब वो डेंस फॉरेस्ट बनते जा रहे हैं संरक्षण के कारण से। चुनौतियां, बाढ़ से वन क्षेत्र प्रभावित होते हैं। शहरीकरण के कारण भी, कृषि के लिए वन भूमि का अतिक्रमण के कारण से भी वनों की कटाई होती है। सुधार के प्रयास, जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया गया है जिसमें 5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। हरित बिहार मिशन को शुरू किया गया है। 2023 तक 10% वनावरण का लक्ष्य रखा गया था। कृषि रोड मैप 23 से 28 में भी हम लोगों ने वन आधारित आजीविका को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। बजट में भी वन संरक्षण और पर्यटन को लेकर हमने विशेष प्रावधान किया है। निगरानी के लिए सैटेलाइट और ड्रोन से वन क्षेत्रों की निगरानी भी हम लोग कर रहे हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है नदी प्रदूषण, और उसके बाद से बिहार में क्या होता है नदी प्रदूषण। तो नदी प्रदूषण वह स्थिति होती है जिसमें नदियों के जल में हानिकारक पदार्थ, प्रदूषण किसको कहा जाता है, प्रदूषण किसको कहा जाता है, अगर सटीक परिभाषा कोई पूछे आपसे तो प्रदूषण का तात्पर्य होता है गुरु कि जो किसी भी पदार्थ का मूल स्वभाव और गुण धर्म है वो बाहरी किसी भी एक्सटर्नल चीज़ के मिलने के कारण से, एक्सटर्नल मिक्सर के कारण से उसका जो मूल स्वभाव गुण धर्म है उसमें परिवर्तन आ गया है, उसी को पॉल्यूशन कह दिया जाता है। ठीक है, तो जो नदियों का मूल स्वभाव होता है उसमें एक्सटर्नल चीज़ों को ऐड ऑन करने से हानिकारक पदार्थ जैसे रासायनिक कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज, इनके ऐड ऑन करने से उनका क्वालिटी खराब हो जाता है, उनका गुणधर्म खराब हो जाता है। यह प्रदूषण प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है, मानव स्वास्थ्य, जलीय जीवन, पर्यावरण को बहुत भारी स्तर पर नुकसान पहुंचाता है। बिहार में नदियों की स्थिति, प्रदूषण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा 80% से अधिक हिस्सों का जल पीने या स्नान के लिए अनुपयुक्त है। बिहार में 80% जो गंगा जी है ना वो पीने और स्नान लायक नहीं है। पटना में गंगा का जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड BOD स्तर 3 से 5 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक है, जो स्वीकार्य सीमा 2 मिलीग्राम पर लीटर से बहुत ही ज़्यादा है। कोसी और बागमती जैसी नदियों में भी प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ा है, हालांकि इन नदियों के में प्रदूषण इन गंगा की तुलना में कम है। प्रमुख प्रदूषित नदियां जो हैं, गंगा पटना, भागलपुर, बक्सर में सबसे अधिक प्रदूषित है। सोन औद्योगिक कचरे से प्रभावित है। बागमती और कोसी शहरी कचरा और बाढ़ के कारण से ये प्रदूषित हो जाती हैं कई बार, हालांकि बाढ़ नदियों को साफ भी करता है। प्रदूषण के संकेतक, जल में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की उच्च मात्रा पटना में देखा गया है। भारी धातुएं जैसे सीसा, आर्सेनिक और प्लास्टिक कचरा पॉल्यूशन के देखे गए हैं। नदियों की समक्ष समस्याएं, अपशोधित सीवेज यानी कि डायरेक्ट जो आपके टॉयलेट का पानी होता है, शहरों के नालियां होती हैं उनको हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं किससे, गंगा जी से। तो अप्रशोधित यानी कि हमने उसको फिर से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उपयोग नहीं किया और अनट्रीटेड जो वाटर होते हैं उसको भेज दिया गंगा जी में, गंदे पानी को। औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि का प्रवाह, उर्वरक जो आप खेतों में डालते हैं जम के और वो नदियों के द्वारा सभी तक पहुंच जाती हैं, उससे क्या होता है, उर्वरक से नुकसान होता है बहुत भारी स्तर पर। उर्वरक से जल में बहुत भारी स्तर पर ऐसे चीज़ों का जन्म हो सकता है जैसे पेड़ पौधे और छोटे मोटे कुंभियाँ, जल कुंभियाँ जिनको कहा जाता है, जिससे जल का क्या हो जाता है, जल में जो जीव रहते हैं उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, उनकी मृत्यु हो जाती है और धीरे धीरे करके पानी से दुर्गंध आने लग जाता है। ठोस कचरा,
और उर्वरक के कारण से आपने देखा होगा कभी शैवालों का प्रस्फुटन भी देखा जाता है, जिसके कारण से नदियां बिल्कुल ही या तालाब बिल्कुल ही हरे हो जाएंगे और उससे नुकसान होता है। बाढ़ व गाद भी एक है, जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत ही बड़ा समस्या है। समाधान क्या है? सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित करना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को स्थापित करना चाहिए। औद्योगिक नियंत्रण, कृषि सुधार, कचरा प्रबंधन और जागरूकता अभियान के द्वारा हम सुधार कर सकते हैं। वैज्ञानिक समाधान, बायोरेडिमेशन यानी कि सूक्ष्म जीवों से प्रदूषकों को हटाना, गंगा में बैक्टीरिया आधारित सफाई की शुरुआत कि बैक्टीरिया से बैक्टीरिया की सफाई कर सकें। नदियों की गहराई को बढ़ाना, हरित तकनीक जैसे वेटलैंड और फाइटोमेडिटेशन यानी कि पौधों से सफाई के ऐसे पौधे जो सफाई का काम कर सकते हैं, जलों के साफ कर सकते हैं, इस प्रकार के पौधों का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। सरकारी प्रयास, नमामि गंगे परियोजना, जल जीवन हरियाली बजट में भी रखा गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी बिहार सरकार ने बनाया है। कानूनी कदम भी है, जैसे नदी किनारे अवैध निर्माण पर रोक, प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना की भी बातचीत की जा रही है। और आज का आखिरी टॉपिक है बिहार में खेल की संभावनाएं, वर्तमान स्थिति, समस्या समाधान, सरकारी प्रयास। बिहार एक समृद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक राज्य रहा है जहां पर खेल को लेकर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। क्यों है संभावना? 60% से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है, यानी कि खेल के लिए जो ऊर्जावान युवा लोग चाहिए वो सारे ऊर्जावान युवा हमारे पास मौजूद है। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? तो बेचारे रील देख रहे हैं बैठ कर के, सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, है ना। खेल में भविष्य नहीं दिखता है बेचारों को, है ना। नहीं तो कौन इधर आना चाहेगा पढ़ने लिखने में। ग्रामीण क्षेत्रों में हॉकी, कबड्डी, कुश्ती और एथलेटिक्स में प्राकृतिक प्रतिभाएं मौजूद हैं, मतलब नेचुरल रूप से लोगों के पास में प्रतिभा है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बिहार ने हॉकी में ओलंपिक पदक जीता है, जैसे सिलमसन, डुंगडुंग, और क्रिकेट में खिलाड़ी सौरभ तिवारी, ईशान किशन जैसे खिलाड़ी भी दिए हैं। और अभी एक और खिलाड़ी है जिसका मैं नाम भूल गया हूँ। पारंपरिक खेल जैसे कुश्ती और कबड्डी की गहरी जड़ें हैं अपने यहाँ पर। मैदानी क्षेत्र, नदियों की उपलब्धता, जल क्रीड़ाओं, रोइंग, कायाकिंग के लिए उपयुक्त हैं। प्राकृतिक संसाधन भी है अपने पास जिसके द्वारा खेलों की संभावनाएं बन सकती है। आर्थिक प्रभाव, खेल उद्योग से रोजगार सृजन, पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल सकता है। वर्तमान स्थिति क्या है? खिलाड़ियों की उपलब्धियाँ, 2023 तक बिहार के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर 200 से ज़्यादा पदक जीते हैं और सभी खेलों में हमने लगभग में पदक जीते हैं। हॉकी में बिहार की महिला टीम ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भागीदारी बढ़ाई है। पटना का मोइनुल हक स्टेडियम राजगीर का नया स्पोर्ट हब बनकर उभर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ी है। राजगीर में भी बिहार सरकार ने बहुत ही बड़े स्तर पर स्टेडियम का और खेल अवसंरचनाओं का निर्माण किया है। प्रशासनिक स्थिति, बिहार में अलग खेल मंत्रालय गठन, 2024 में जितेंद्र राय खेल मंत्री बने थे। बिहार में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन BCA को 2018 में BCCI से भी मान्यता मिल गई है। समस्याएं क्या है? बुनियादी ढांचे की कमी, यानी कि अभी तक सही स्टेडियम वगैरह तो नाम के लिए हैं लेकिन उसमें खेल संभव नहीं हो पाता है। प्रशिक्षण कोच की कमी, आर्थिक समस्याएं हैं, खेल खिलाड़ी जो होते हैं उनके पास पैसे उपलब्ध नहीं होते हैं, बिना पैसे के कैसे कोई शरीर सही करेगा। प्रशासनिक कमियां हैं, जागरूकता और प्रोत्साहन की कमी है। अभी भी लोग मानते हैं तो पढ़े लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये अभी भी मानसिकता बनी हुई है। खाली विराट कोहली को देखकर ताली बजाएंगे। बुनियादी ढांचों का विकास, प्रत्येक जिलों में बहुउद्देशीय स्टेडियम और खेल अकादमी बनाना। प्रशिक्षण और कोचिंग के लिए स्कूल के स्तर से कोच होने चाहिए, स्कूल के स्तर से कोच होने चाहिए। स्कूल के PT मास्टर को पढ़ाने के लिए बैठा देते, पढ़ाओ बच्चों को हिंदी, उसका काम हिंदी पढ़ाना है? नहीं है। आर्थिक सहायता देना चाहिए, प्रशासनिक सुधार कर सकते हैं, जागरूकता अभियान, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के द्वारा भी ऊंचे मैदान, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ऊंचे मैदानों का निर्माण कर सकते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तो 6 महीना तक कोई खेल हो ही नहीं सकता। सरकारी प्रयास, बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना, राजगीर स्पोर्ट हब बनाया गया है। राजगीर में खेल मंत्रालय गठन किया गया। बिहार खेल नीति को भी लागू किया गया 2023 में। ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए टैलेंट हंट कार्यक्रम, यानी कि टैलेंट को ढूंढेंगे। बजट 25-26 से 500 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया गया आवंटन। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भी अब बिहार में किया जा रहा है। तो इतना ही था। तो आज का यहीं पर ख़त्म करते हैं खेला। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में इससे आएगा करेंगे, GS1 करेंगे हम लोग, जिसमें GS1 के ऐसे टॉपिक जिनसे गारंटी होगी मेरी कि सवाल पूछेगा ही पूछेगा मॉडर्न हिस्ट्री के, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा। कुछ अगर बदलाव करना हो तो सुझाव दे सकते हैं। आपका समय अमूल्य है, बहुमूल्य समय है, कृपया उसको जाया ना करें, 1 सेकंड भी नहीं। जितना समय बचा है अगर उसमें सही तरीके से अध्ययन किया जाए
तो भी बहुत कुछ किया जा सकता है मेंस पेपर में। मेंस पेपर केवल पढ़ना नहीं होता, ऐसे सवाल आएंगे जिनको अपने मन से सोच करके लिखना पड़ेगा। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, क्या ये डिट्टो लिख करके आना है? नहीं, इससे सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी, पॉइंट्स क्रिएट कर पाएंगे खुद के। इनमें से 4 ना याद रहने के आपको, लेकिन इतना पढ़ा है तो आपके दिमाग में क्या होता है, एक मेमोरी बनती जाती है। उसके आधार पर जैसे ही आपके सामने कोई सवाल आएगा, हो सकता है आप गरीबी के पॉइंट बेरोजगारी में उपयोग करें चेंज करके। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आपको नहीं पता। पॉइंट तो लगभग एक ही जैसे थे ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, पढ़िएगा, रिवीजन कीजिए अच्छे से। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, कोई पढ़ने वाले बच्चे हों तो उनको बोलिएगा कि थोड़ा मेहनत करके 1 घंटा तुम भी पढ़ो, है ना। चलिए, धन्यवाद।